हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारी सुपर डैड की हिंदी की क्लास चलेगी और जो सुपर डैड की जो हमारी हिंदी क्लास जो नेक्स्ट आज जो चलेगी उसका जो हमारा विषय है वो हमारा है शब्द रचना और वाक्य रचना। बहुत से लोग यही नहीं बताते क्या कि शब्द रचना के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं और वाक्य रचना के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं। वो डायरेक्ट उनके प्रकारों यानी रचना के प्रकारों को समझाने लगते हैं, जो कि ये सही रूप से माना जाए तो ये देखा जाए तो गलत है। क्योंकि सही रूप से जिस चीज से, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ से पहले क्या होता है, वो एक बीज होता है, बीज से अंकुरित निकलता है, फिर उसके बाद तना छोटा पौधा बनता है, फिर बड़ा उसमें शाखाएं निकलती है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है। तो इस तरीके से व्यवस्थित रूप से किसी क्रम को समझाते हो अगर शिक्षा देते हैं तो शिक्षा सही रूप से पहुंचती है। यानी शिक्षा का जो मतलब ज्ञान हमारा जो रहता है स्थायित्व रूप से अच्छे से हो जाता है। तो इसी तरीके से शब्द रचना और वाक्य रचना को बहुत से लोग यूट्यूब वगैरह में रहते हैं जो एजुकेशन में पढ़ते रहते हैं, वो सही रूप से क्या करते हैं, समझा नहीं पाते हैं उस चीज को। वो डायरेक्टली हमारा टॉपिक ले लेते हैं, उसी के आधार पर वो चलते आते हैं, जो कि ये गलत है। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, शब्द रचना और वाक्य रचना। आखिर शब्द रचना क्या होता है? पहले बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? वर्ड, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से हम लोग जो जिनको बोलते हैं मुख से, उनके जो समूह यानी योग समूह मान लीजिए, या स्वतंत्र जो स्वर होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से स्वर होते हैं या अक्षर होते हैं, अक्षरों के जब योग बनता है यानी समूह बनता है तो उनसे क्या होता है, हमारा शब्द निर्माण होता है। जैसे का, धन, मा, धन, ला, तो ऐसे अगर जोड़ दें इसको तो ये अक्षर या अक्षर ही तो है हमारे, यानी स्वर हैं, सॉरी ये अक्षर ही तो है हमारे। तो अक्षरों को जब योग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक शब्द बनेगा, कमल। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, शब्द रचना कार्य करती है। शब्द रचना जो होती है, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। हमारी रचना के आधार पर यानी रचना करने के आधार पर हमारे शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द या मूल शब्द, दूसरा हमारा होता है यौगिक शब्द और तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं हम लोग अपने पे योग रूढ़ या मूल शब्द हमारे क्या होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनको हम खंड यानी खंडित यानी टुकड़े ना कर सके उनके, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं। इसको हम लोग मूल शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाक हमारा ऐसा शब्द हुआ जिसको हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े करेंगे तो उसका अर्थ तो कुछ निकलना चाहिए, इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं। कान हुआ हमारा, पीला हुआ, पर हुआ, ये ऐसे शब्द है हमारे रूढ़ के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रचना के आधार पर जो प्रकार में आप बात करते हैं तो यौगिक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्द या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड क्या हो, सार्थक रूप से किए जा सके हो। जैसे कि मान लो हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है कि एक शब्दांश जुड़ता है या तो आगे जुड़ता है, अगर किसी शब्द के आगे का कोई शब्दांश जुड़ता है तो उपसर्ग के अंतर्गत आता है। अगर किसी शब्द के पीछे यानी अंत में अगर कोई शब्दांश जुड़ता है तो हमारा क्या उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसी रूप से इसको समझाया कि यौगिक की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, हमारे उपसर्ग भी आते हैं और प्रत्यय भी आते हैं। बात करते हैं यौगिक की डेफिनेशन को समझाने के लिए। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांश के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक हो सके, जैसे बनाया था अभी उपसर्ग और प्रत्यय में। तो रचना दो प्रकार यानी यौगिक शब्द की जो रचना होती है वो दो प्रकार से होती है मुख्य रूप से। हमारा पहला उपसर्ग के रूप में, दूसरा हमारा प्रत्यय के रूप में। उपसर्ग जानते हैं क्या होता है, अब बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं, जैसे नॉर्मली कोई शब्द है उसके अगर उस शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, वो उपसर्ग शब्द कहलाएगा। जिस प्रकार से देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर नाश कोई शब्द लिखा है, नाश कोई शब्द है, इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, शब्दांश हमने जोड़ दिया वी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और नाश हमारा शब्द हो गया। तो ये वी हमारा शब्दांश में आ गया उपसर्ग की श्रेणी में, यानी वे उपसर्ग जुड़ा है, वी जुड़ा, तो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द मिला के विनाश बन जाएगा। इसी तरीके से अनुचर में हमारा उपसर्ग क्या है, अनु, यानी आगे हमारा अनुशब्द शब्दांश हमारा जुड़ा है। उपकार शब्द में क्या हमारा उपसर्ग होगा, उप होगा। इसी तरीके से प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं या मतलब
लिए प्रयोग किए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। प्रयोग जो किए जाते हैं वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्द वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, यानी अंत में जोड़े जाते हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सुता शब्द है, सुता शब्द के अंत में हमारा क्या आ जुड़ रहा है, यानी बड़ा आ जुड़ रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, सुता में बड़ा हमारा क्या हो गया, प्रत्यय शब्द हो गया। बंदरिया, बंदरिया में इया जो शब्द हुआ हमारा क्या हुआ, प्रत्यय शब्द हुआ। खटास में जो आस शब्द हुआ हमारा, आस जो शब्दांश निकल रहा है, ये हमारा क्या हुआ, प्रत्यय शब्द हुआ। उभयचर में जो चर है, उभयचर में जो ये हमारा चर है, ये हमारा क्या हुआ, प्रत्यय शब्द हुआ। इसी तरीके से बात करते हैं आप नेक्स्ट जो हमारा रचना के आधार से शब्द के 3 प्रकारों में, वो थर्ड हमारा आता है योग रूढ़, या फिर योग रूढ़ क्या होता है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हो पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को क्या छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकार, मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक रूप में तो होते हो लेकिन उनका क्या हो, सामान्य जो यानी नॉर्मल जो अर्थ निकलने वाला हो वो दूसरा निकले, यानी अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरा उसका कुछ अर्थ प्रकट करे। जैसे कि जलज, जलज बराबर क्या होता है हमारा, जलज को पकड़ मतलब विच्छेद करे यानी इसको तोड़े, तो क्या होता है, जल धन जा, यानी इसमें क्या हुआ, जलज का कैसे निकला, जलज में दोनों खंडों का अर्थ क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है। इसका तात्पर्य कि जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न या जल में जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाए, वो चीज हमारी क्या कहें, जल से जलज में आती है। जैसे कि किंतु जलज का एक विशेष अर्थ क्या होता है हमारा, कमल ही होता है, तो इसलिए जलज का जो विशेष अर्थ जो दूसरा हमारा निकलेगा वो हमारा कमल निकलता है। अब बात करते हैं योग रूढ़, जो रचना के योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनकी रचना में कितने प्रकार होते हैं, तो योग रूढ़ की रचना में हमारे 3 प्रकार के मुख्य शब्द निकलते हैं। पहला हमारा निकलता है संधि, दूसरा हमारा समास निकलता है, तीसरा हमारा द्विरुक्ति निकलता है, द्विरुक्ति। तो बात करते हैं पहला संधि की। तो संधि क्या होता है, संधि का तात्पर्य होता है मेल से होता है, यानी ऐसे 2 शब्दों या अक्षरों के मेल से क्या हमारा तीसरा शब्द निकल कर गया, यानी 2 शब्दों या अक्षरों के मेल से हमारा तीसरा शब्द निकल कर आए, तो हमारा क्या कहलाता है, संधि शब्द हमारे कहलाते हैं, संधि योग रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं। योग रूढ़ की श्रेणी में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, योग रूढ़ के अंतर्गत हमारे संधि, समास और द्विरुक्त आते हैं, और हमारा यौगिक के अंतर्गत हमारे उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। बहुत से जो यूट्यूबर्स होते हैं वो यही नहीं बताते हैं हिंदी में आखिर ये किसके अंतर्गत हमारे आते हैं। संधि की बात करते हैं तो एग्जाम्पल तो संधि में समझाते हैं, तो क्या होता है, विद्याधनालय, बहुत पुराने समय में लोगों ने, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्याधनालय विद्यालय होता है, तो ये क्या होता है, संधि विच्छेद करके तो पढ़ाया जाता है बचपन से ही हमको। अब बात करते हैं समास की। समास क्या होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक क्या वो अर्थ प्रकट करने का जो शब्द होते हैं, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं हमारे क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, समास के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो समास का मुख्य उद्देश्य होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल को समझाते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग कैसा कहते हैं, श्री कृष्ण को उपाधि दी जाती है पीताम्बर, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द्विरुक्ति। रचना के जो 3 प्रकार आता है उसमें थर्ड जो हमारा आता है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का आखिर अर्थ क्या होता है, द्विरुक्ति का आखिर अर्थ क्या होता है, तो द्विरुक्ति का अर्थ होता है हमारा दोहराना, अर्थात एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना, मतलब एक ही शब्द को 2 बार लगातार उच्चारित कर देना 2 बार, तो हमारा क्या कहलाता है, वो द्विरुक्ति कहलाता है। जैसे कि पानी पानी, धीरे धीरे, जाते जाते, राम राम, चलते चलते, ये जो शब्द होते हैं वो द्विरुक्ति के अंतर्गत आते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं वाक्य की रचना के आधार पे, और वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की रचना के आधार पे शब्द जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। हम बात करते हैं वाक्य रचना, कि आखिर वाक्य रचना होती क्या है, तो वाक्य किसे कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की बात करें तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ या आशय प्रकट हो रहा हो, मतलब वाक्य वह मतलब वाक्य होता क्या है कि वाक्य पदों का व्यवस्थित क्रम, मतलब कि एक सही अरेंज लाइन में, मतलब अरेंज किए हुए पदों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है, जो वाक्य में जो पद दिए गए हों उनका अर्थ भी क्या हो, प्रकट या स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा हो, जो अर्थ हो उसका स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा हो, तभी वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण सही तरीके से एक वाक्य कहलाएगा। अब बात करते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के हमारे 2 मुख्य अंग होते हैं।
पहला होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात कही जाए वह हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, राम ने रावण को मारा, तो ये वाक्य हुआ, तो इसमें जो राम है, राम जो हुआ हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। अब बात करते हैं विधेय की। विधेय क्या होता है? विधेय वो होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह हमारा क्या कहलाया जाएगा? हमारा विधेय कहलाता है। जैसे इसी सेंटेंस को मान लिए ले लेते हैं, राम ने रावण को मारा, तो राम हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। अब राम के उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, यानी राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम रावण को मार रहा है। राम ने रावण को मारा, तो राम रावण को जो मारा हमारा क्या कहलाएगा? वो इसमें विधेय कहलाएगा। और जो राम रहेगा हमारा क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा इस सेंटेंस में। अब बात करते हैं विधेय की। जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें मीरा ने खाना खाया, तो खाना खाना हमारा क्या है? कार्य हुआ ना, तो उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है क्या है? तो खाना खाना हमारा क्या हुआ? विधेय हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो उद्देश्यों के अंग होते हैं, वाक्यों में जो उद्देश्यों के अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किस आधार पर हम पहचाने कि वे उद्देश्य हमारा है? तो उद्देश्य में हमारा आता संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम आ जाती है, विशेषण आ जाता है, क्रिया विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा आ जाती है, वाक्यांश आ जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें उद्देश्य कैसे पहचानते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे वाक्यांशों में उद्देश्यों के जो अंग होते हैं उनको पहचानना रहता है। कैसे? देखिए, जैसे संज्ञा, मान लिया कोई संज्ञा वाक्य है, उसमें संज्ञा का कोई विधि हो तो वो क्या हमारा कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। जैसे कि वाक्यों में उद्देश्य के अंग कहलाएंगे। जैसे घोड़ा बुद्धिमान पशु है, तो इस वाक्य में क्या हुआ? घोड़ा हमारा क्या हुआ? संज्ञा हो गई। सर्वनाम की बात करते हैं, तो सर्वनाम का उदाहरण है मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनका ऋणी हूं, ये एग्जाम्पल है। तो सर्वनाम में क्या हुआ? मैं जो शब्द हुआ वो क्या हमारा? वो सर्वनाम की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं विशेषण में। विशेषण में हमारा एग्जाम्पल है विद्वान सदा पूजे जाते हैं, तो विद्वान शब्द क्या हो गया? हमारा विशेषण। विद्वान क्या हुआ? विशेषण हो गया। क्योंकि अब बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो एग्जाम्पल है वह हमारा है वह तेज दौड़ता है। तो इस जो वाक्य है कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा क्या हुआ? क्रिया विशेषण हो गया। तो ये क्या है? उद्देश्यों के अंग हैं, यानी वाक्य में जो उद्देश्य प्रयोग किए जाते हैं वो आखिर उद्देश्य उसमें होते क्या क्या है? तो हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा और वाक्यांश, ये सब क्या आते हैं? उद्देश्यों के अंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा की। क्रियार्थक संज्ञा का जैसे एग्जाम्पल लिया हमने वाक्य का, पढ़ना ज्ञानवर्धन का सबसे बड़ा साधन है, तो पढ़ना हमारा क्या होगा? क्रियार्थक संज्ञा हो गई। अब बात करते हैं वाक्यांश की। तो वाक्यांश में हमारा एक हमने पूरा वाक्य लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भाग भरोसे बैठना रहना आलसियों का काम है, यानी भाग के भरोसे बैठे रहना आलसियों का काम है। भाग भरोसे, भाग के भरोसे होगा। भाग के भरोसे बैठे रहना आलसियों का काम है, या भाग भरोसे बैठे रहना आलसी काम है। तो इसमें भाग के भरोसे रहना जो है हमारा क्या है? वाक्यांश हो गया। तो अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्यों के जो प्रकार मैंने निम्नलिखित दिए हैं, तो वो 8 प्रकार मैंने दर्शाए हैं। अब बात करते हैं पहला हमारा विधानार्थक, यानी विधान का जो अर्थ दिखाने वाला वाक्य होता है वो विधानार्थक के अर्थ आता है। वह वाक्य जिसमें किसी बात का होना प्रकट हो वह क्या कहलाएगा? विधानार्थक, विधान अर्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर समझाते हैं, मनुष्य विवेकशील होता है, तो विवेकशील क्या होना? विवेकशील क्या होना हमारी कहोगे? यानी विवेकशील बात, विवेकशील शब्द पे जोर दे रहा है, तो विवेकशील हमारा क्या? विधानार्थक अर्थ के दर्शा रहा है। अब बात करते हैं निषेधार्थक, निषेध वाचक वाक्य जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? निषेध वाचक वाक्य होते हैं क्या होते हैं? जिसमें किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो वह शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे निषेध वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो समझाते हैं, जैसे वह भोजन नहीं करेगा, तो क्या हुआ? भोजन नहीं करेगा, तो अस्वीकृति दी जा रही है, स्वीकृति नहीं दिया, अस्वीकृति दिया है, नहीं लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस निर्जन वन में जानवर भी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? हमारा निषेधवाचक वाक्य का हुआ। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की अर्थ की दृष्टि से, तो हमारा है आज्ञार्थक वाक्य।
वह वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का अर्थ सृजित हो वह हमारे क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो समझाते हैं, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, आज तुम खेलने मत जाना, आज तुम खेलने मत जाना। तो ये क्या हुई? ये आज्ञार्थक के अंतर्गत आए, आज्ञा दे रहा है। सदा सत्य बोलो, ये उपदेश है। अब बात करते हैं जो तो 4th नंबर पे हमारा आता है, 4थे नंबर पे आता है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। अर्थ की दृष्टि के वाक्यों के प्रकार में आता है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। ये क्या कहता है? वह वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, यानी जिसमें प्रश्न का बोध होता हो वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? तो यहाँ आखिरी में क्या होता है? प्रश्नार्थक वाक्य में सबसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आखिरी में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्नार्थक वाक्य को पहचानने के लिए। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा आखिरी, तो प्रश्नार्थक वाक्य को हम आराम से पहचान सकते हैं आप ही। अब बात करते हैं 5वें नंबर के जो हमारे अर्थ की दृष्टि से जो प्रकार आते हैं वो हमारा है विस्मयादि बोधक। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक आखिर होता क्या है वाक्य? तो वह वाक्य जिनमें आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता हो। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य भी आए, विस्मय भी आए, मतलब आश्चर्य आए या तो विस्मय या हर्ष, शोक या घृणा आदि का बोध हो रहा हो किसी वाक्य में, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य हमारे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो, वाह तुमने कमाल कर दिया, वाह तुमने कमाल कर दिया। तो ये क्या हुआ? एक विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ कि नहीं? क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? आश्चर्य दर्शा रहा, वाह तुमने कमाल कर दिया, आश्चर्य की बात है। कैसा सुंदर दृश्य, ये भी एग्जाम्पल हमारा किसका हुआ? विस्मयादि बोधक का हुआ। अब बात करते हैं 6 नंबर, 6ठे नंबर पे हमारा जो आता है अर्थ की दृष्टि के प्रकार की दृष्टि पे, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार में, वो हमारा आता है संदेश सूचक वाक्य। अब बात करते हैं संदेश सूचक वाक्य आखिर होता क्या है? जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो, यानी जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो हमारे क्या कहलाएंगे? संदेश सूचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो समझाने के लिए वाक्यों में समझाते हैं, शायद आज पानी बरसे। तो ये शायद क्या हुआ? संदेह या संभावना को प्रकट कर रहा है। इस वाक्य में शायद हमारा शब्द जो है वो हमारा क्या? संदेह या संभावना को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शायद धोनी आज शतक मारे। तो शायद शब्द क्या हुआ? संदेह या संभावना को हमारा क्या प्रकट कर रहा है। तो ये ऐसे शब्द जो संदेह या संभावना को प्रकट करे वो हमारे क्या कहलाते हैं? संदेह सूचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर, यानी 7वां नंबर जो हमारा आता है अर्थ की दृष्टि से प्रकार में, वो हमारा है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक बात करते हैं कि वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामनाएं या आशीर्वाद व्यक्त हो, यानी वह वाक्य जिसमें क्या हो? किसी प्रकार की इच्छा हो, शुभकामनाएं या आशीर्वाद का जिक्र हो रहा हो, तो वह क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक हमारे वाक्य कहलाते हैं अर्थ की दृष्टि से। जैसे एग्जाम्पल तो हम पे, तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो ये क्या हुई? शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? वाक्य को बोलते हुए बोल रहा है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, यानी उसको क्या हो रहा है? ब्लेसिंग, यानी शुभकामनाएं दे रहा है व्यक्ति। अब बात करते हैं अगले जो 8 नंबर पे, यानी 8वें नंबर पे हमारा जो आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में, तो बात करते हैं शर्त बोधक। शर्त बोधक वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी संकेत या शर्त का बोध होता हो वह क्या कहलाते हैं? शर्त बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझाते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाऊं। तो इसमें क्या बोल रहा है? शर्त, कंडीशन रख के बोल रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां जाऊं। तो ये क्या हुआ? शर्त बोधक वाक्य हुआ। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हम बात करते हैं संरचना की दृष्टि से जो वाक्यों के प्रकार होते हैं, जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार की बात करते हैं, तो संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के संरचना की दृष्टि से वाक्य हमारे प्रकार होते हैं। पहला आता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य, तीसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। बात करते हैं सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो, मतलब एक या एक से अधिक ज्यादा उद्देश्य हो,
किंतु विधेय क्या हो, हमेशा हमारा जो विधेय हो हमेशा एक ही हो, यानी विधेय हमारा एक निश्चित हो, लेकिन जो उद्देश्य हो हमारा एक या एक से अधिक हो, तो वह क्या कैसे वाक्य कहलाएंगे हमारे, वे सरल वाक्य हमारे कहलाते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य हमारे कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को समझाते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो श्याम हमारा क्या हुआ, हमारा उद्देश्य हो गया। पुस्तक पढ़ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, विधेय, विधेय हमारा हो गया। अब दूसरे वाक्य की प्रकार की बात करते हैं तो हमारा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर समझते हैं, उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो उसने कहा हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। कल तुम्हारे घर आऊंगा, ये हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हमारा हो गया। और जो की शब्द जो जुड़ा है ये हमारा क्या कर रहा है, दोनों जो शब्द वाक्य में जो दोनों अलग अलग पहलू है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इनको संयोजक यानी जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, ये की शब्द हमारा कर रहा है, जो कि हमारा संयोजक का कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे जो हमारे वाक्य प्रकार आते हैं संरचना दृष्टि में, हमारा आता है संयुक्त वाक्य। आखिर संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक क्या हो, उपवाक्य शामिल हो एवं सभी उपवाक्य क्या हो, प्रधान हो। सभी उपवाक्य हमारे प्रधान होने चाहिए। उन वाक्यों को उन वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और संयुक्त वाक्य की ये भी खासियत होती है कि संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य शामिल हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। यानी जब भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य शामिल हो तो भी मिश्र संयुक्त वाक्य कहलाएगा, या दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य शामिल हो तो भी हमारे क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य हमारा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तो आप समझते हैं, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया, तो मैं स्कूल आया ये हमारा क्या है, सरल वाक्य हुआ। वह घर चला गया ये भी हमारा सरल, मतलब एक ही वाक्य के अंदर दो हमारे सरल वाक्य आ रहे हैं और उनको जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो हमारा और शब्द कर रहा है। और शब्द जो हमारा क्या है, संयोजक का कार्य कर रहा है। यानी मैं स्कूल आया ये भी साधारण वाक्य हुआ, वह घर चला गया भी साधारण वाक्य हुआ, लेकिन जो दोनों साधारण वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है वो और ये क्या करेगा, संयोजक वाक्य लगा। तो ये क्या पूरा वो एक संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण हो गया। अब बात पीछे थोड़ा करते हैं, जो वाक्यों के उद्देश्य के जो अंग थे उनको थोड़ा और क्लियरिफाई करते हैं कि आखिर और बढ़िया से समझाता हूं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, नाम, स्थान आदि का जो बोध कराते हैं वो क्या कहते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा में क्या होता है, किसी का नाम वगैरह सभी हो सकते हैं, नाम, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध जो होता है वो संज्ञा कहलाते, संज्ञा शब्द। संज्ञा में घोड़ा, लकड़ी, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, ये भी क्या हो सकता है, संज्ञा के घटक। तो वाक्य में हमेशा क्या होगा, संज्ञा शब्दों के आधार पर ही होता है। सर्वनाम की बात करें तो जो संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें है वाक्य में, मैं उनका ऋणी हूं, तो मैं क्यों लगाया, यहाँ किसी का नाम भी दे सकता था लेकिन मैं इसलिए लगाया क्योंकि सर्वनाम का एक उदाहरण है। सर्वनाम में क्या होता है, मैं, वह, तुम, ये सब आते हैं शब्द। विशेषण आप लोग जानते हैं, विशेषण सीधा सा एग्जाम्पल है, विद्वान सदा पूछा जाता है, तो विद्वान हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण यानी जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बताता है, जो वो क्रिया विशेषण हमारे कहलाते हैं। वह तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या हो गया, दौड़ने की क्रिया हो गई। तो दौड़ने की मुख्य क्रिया का विशेषण जो बता रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, तेज कहलाएगा। तो इस पे एक नजर में डालनी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं अनुवति की। अनुवति से हमारे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुवति में जो होता है लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल, इनके आधार पे क्या होता है, शब्दों का मात्रा आदि लगाकर क्या होता है, बदल दिया जाता है। शब्द या काल या पुरुष ये आदि, वचन आदि ये क्या होते हैं, बदल दिए जाते हैं वाक्यों में। तो बात करते हैं अनुवति की। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की दृष्टि से पदों की जो पारस्परिक संगति को क्या कहते हैं, हम अनुवति कहते हैं, अनुवति कहते हैं। अनुवति में मुख्य कर्ता और कर्म के साथ क्रिया की अनुवति होती है, संज्ञा और सर्वनाम की अनुवति होती है, विशेष और विशेषण की अनुवति पर ध्यान देना होता है। मतलब इन चीजों पे ध्यान देना होता है, कर्ता और कर्म के साथ अनुवति पे ध्यान देना होता है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ, विशेषण और विशेष की अनुवति पे ध्यान देना होता है। इन चीजों पे ध्यान देना होता है अनुवति में। बात करते हैं अनुवति जो प्रकार होते हैं उनके मुख्य चार रूप से प्रकार बांटा गया है, जो कि कर्ता और कर्म की अनुवति के अनुसार,
कर्म और क्रिया के अनुसार, संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार, विशेष और विशेषण की अनुमति के अनुसार। तो बात करते हैं पहले कर्ता और क्रिया की अनुमति के अनुसार। कर्ता क्रिया की अनुमति के अनुसार में क्या होता है, लिंग, वचन और पुरुष इन सभी में परिवर्तन होता है। तो लिंग में जैसे परिवर्तन हुआ, लड़का पढ़ता है तो लड़का पढ़ता है, तो परिवर्तन होगा तो क्या होगा, लड़की पढ़ती है। तो इस तरह के वचन में लड़का पढ़ता है तो लड़के पढ़ते हैं। वचन में क्या होता है, एक वचन बहुवचन हो जाता है। इसी तरीके से पुरुष में वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है। पुरुष जब भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उद्धम पुरुष, ये सब क्या आते हैं, पुरुषों की श्रेणी में आता है। तो वह, तुम, मैं, ये सब इसी में आते हैं। तो वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, तो ये सब क्या आता है, पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कर्म और क्रिया की अनुमति जो होती है उसमें क्या क्या आता है। कर्म और क्रिया की अनुमति में आता है कर्ता के साथ ने हो तो क्रिया कर्म के लिए कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। मतलब कर्ता के साथ अगर ने अगर जुड़ा हो तो क्या होगा, कर्म के लिए वचन और पुरुष के अनुसार होगा। मतलब कर्म के जो लिंग होंगे वचन और पुरुष के अनुसार हमारे बदल दिए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या हुआ, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। अगर श्याम की जगह यहाँ कोई और व्यक्ति होता, लिंग होता, तो क्या होता, इसका वचन भी पढ़े बदल जाता कि नहीं। तो इसी के आधार पे वचन बदला गया। अब राधा ने पुस्तक लिखा, राधा ने पत्र लिखा। अब बात करते हैं इसी में कर्म वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। मतलब जो कर्म वाक्य जो होते हैं उनमें क्या होता है, क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार ही बदलती है। यानी कर्म के अनुसार ही हमेशा रहती भी है और बदलती भी है। एग्जाम्पल तो समझाते हैं, जैसे कि मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, ये हुआ पहला। दूसरा एग्जाम्पल है मुझसे पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। तो क्या उसमें वचन में परिवर्तन किया गया, जो हमारे वचन है उनमें परिवर्तन किया गया। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, मुझसे पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती, तो क्या हुआ, इसमें वचन में परिवर्तन हमारा कर दिया गया। संज्ञा और सर्वनाम की अनुमति। अब संज्ञा और सर्वनाम की अनुमति जानते क्या होता है। सर्वनाम का जो लिंग होता है, लिंग, वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होते हैं। यानी जो भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है सर्वनाम का, उसके लिंग, वचन और पुरुष जो होगा उस संज्ञा के जगह प्रयुक्त किया जो सर्वनाम हो उसी के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम के अनुसार हमेशा लिंग, वचन और पुरुष का हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा, तो रमेश के अनुसार बोला गया कि वह कल अवश्य आएगा। रमेश ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। अब इसी में एक टॉपिक बनता है, आदर सूचक भाव व्यक्त करने के लिए सर्वनाम और क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। मतलब आदर सूचक जो भाव व्यक्त किए जाते हैं उनके लिए क्या होता है, सदैव सर्वनाम और क्रिया का बहुवचन का हमेशा प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल समझ जाते हैं, पिताजी लखनऊ गए हैं, वे 2 दिन बाद आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का बहुवचन भी हो रहा है और सर्वनाम को व्यक्त करने के लिए सर्वनाम और क्रिया का बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। विशेष और विशेषण की अनुमति। अब बात करते हैं विशेष और विशेषण की अनुमति की। तो विशेषण विशेष के पहले हो या बाद सदा विशेष के लिंग, वचन के अनुसार हमेशा होता है। जैसे एग्जांपल, वह काला लड़का है, तो इसमें काला या लड़का दोनों का अगर स्थान चेंज कर दें तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे वाक्य पे। तो वह काला लड़का है जैसे मान लिया, तो और वह लड़का काला है, तो बात एक ही हुई, काला विशेषता बता रहा है, लड़के किसकी, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो विशेष और विशेष की अनुमति इस प्रकार होती है। आई होप आपको हमारी शब्द रचना और वाक्य रचना की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।